आज हम बात करेंगे हाउ योर रॉन्ग अप्रोच फॉर यूपीएससी कुड अफेक्ट योर प्रिपरेशन। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये रॉन्ग अप्रोच है क्या और इसको किस तरीके से जो है हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ स्ट्रैटेजी। तो रॉन्ग अप्रोच जो होती है वो बेसिकली आपकी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जब लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है फॉलो नहीं करते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंस हो गया या फिर आपका रिलेटेड टू प्रीलिम्स हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते वो है सिलेबस। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं ये यूपीएससी की तरफ से एक गाइडिंग लाइट की तरफ होती है कि ये आपको गाइड करता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, द फर्स्ट थिंग। और अगर आप टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक को किस तरीके से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको कवर करना है और मेंस की रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, उस बेसिस को ध्यान में रखे हुए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस आपको गाइड करती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेटा के बारे में, तो डेटा क्या कहता है कि अराउंड 10 लाख लोग जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फॉर्म फिल करते हैं और उसमें से जो 6 लाख होते हैं वो आपके पेपर में अपीयर होते हैं। आउट ऑफ दीज 6 लाख जिनका सिलेक्शन होता है मेंस में, अराउंड 10,000 जो है वो मेंस लिखते हैं हर साल और उसके बाद अराउंड 2,000 जो है वो आपके इंटरव्यू में अपीयर करते हैं और उसके बाद फाइनली डिपेंडिंग की वैकेंसी कितनी है, अराउंड 800 लोग जो है वो आपका फाइनली लवासना इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो अटेंड करते हैं। एंड आउट ऑफ दिस 800 अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक हैज टू बी 80 to 100, तब जाके जो है आपको देश की सबसे बड़ी नौकरी IAS मिलती है। ठीक है, तो कुछ बात करेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड, कुछ बात करेंगे सिलेबस से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स से बात करने से पहले सिलेबस सिलेबस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में बात करी जाती है जैसे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर बात करते हैं उसमें हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, फिर उसमें ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। फिर उसके बाद आपका आता है पॉलिटी, जिसमें आपका गवर्नेंस का भी पार्ट आपका रहता है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पंचायती राज हो गया, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हो गए या राइट्स से इश्यूज आपके कोई हो गया। ठीक है ना। इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी हो गया। तो ये कुछ थेमैटिक चीजें हैं जो आपको, ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपको सिलेबस में जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है कुछ जनरल इश्यूज होते हैं जो हर साल आपके रिपीट होते हैं। तो आपको, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप जो है टॉपिक्स का जो कवरेज है वो आप सही से कर नहीं पाओगे। बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स जो होता है ये आपका एलिमिनेशन राउंड होता है। इसका मेन फोकस होता है कि किस तरीके से जो है कैंडिडेट को एलिमिनेट किया जाए। पर सवाल ये है कि जब हम लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ते हैं तब हमें ये चीज नहीं पता होता कि हमें, हमारा जो अप्रोच है हम उसको रीडिंग करते हैं। हमारी अप्रोच वहां पे ये होनी चाहिए कि अगर पेपर में वो टॉपिक से रिलेटेड आई चीजें, जो ऑप्शन अगर आया तो किस तरीके से जो है एलिमिनेट करेंगे। आप एलिमिनेट तभी कर पाएंगे या फिर ये जो प्रीलिम्स के ऑप्शंस आपके तभी बनते हैं जब वहां पे जो हो वहां पे कंफ्यूजन हो। ठीक है, कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी चीजों के बारे में। बहुत सारी आपकी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपकी अगर बात करो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ये आपको ध्यान नहीं रहेगा, जब ध्यान नहीं रहेगा तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आपको ये कंफ्यूजन रह जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उन एरियाज के ऊपर हमें फोकस करना है कि जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करती हो, क्योंकि जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा वहां से जो है स्टूडेंट्स का एलिमिनेशन भी जो है वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी, एलिमिनेशन के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आ जाता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ उसके सॉल्यूशंस को रटना नहीं है, उसके सॉल्यूशंस को याद नहीं रखना, रैदर उसके जो बाकी के जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट्स को किस तरीके से जो है डिजाइन करा गया है। कहीं पे बात हुई होगी कि कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रोग्राम है कि उसमें सेंटर का जो है आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है,
ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि वहां पे स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पर प्रीलिम्स में पूछेगा कि उसमें तो सिर्फ स्टेट ही कंट्रीब्यूट करता है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर से बेटर कोई गाइड नहीं प्रोवाइड कर सकता। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इक्विप्ड हो जाओगे, तो आपको ये करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक के ऊपर एम्फेसिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये भी पता चलता चला जाएगा कि कौन सी थीम जो है वो बार बार जो है वो आपकी डोमिनेट कर रही है। अब अगर मैं बात करूं बहुत पीएम आवास योजना के बारे में, अब आपको अगर आवास योजना के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक रूरल कंपोनेंट होता है, एक आपका अर्बन कंपोनेंट होता है। अगर मैं रूरल कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें रूरल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, ये फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। अर्बन मिनिस्ट्री के लिए कौन सी मिनिस्ट्री होगी, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री हो सकती है, पर नहीं, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री नहीं है, रादर ये आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। साथ के साथ यहाँ पे एक चौथा कंपोनेंट जो है वो हमें पिछले साल से देखने को मिला है, कंटेम्पररी अफेयर। कंटेम्पररी अफेयर, अब ये कंटेम्पररी अफेयर क्या है, ये रिसेंट कुछ एक साल में जो है आपको ये सुनने को मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, ठीक है, और आपका जो अटेम्प्ट है मान लीजिए 2023 में है, ठीक है ना। अब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, उसमें आपने सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है आपने वो पढ़ा। अब मान लीजिए आपका अटेम्प्ट 2023 में है, अब मान लीजिए कि कोई अमेंडमेंट हुआ जो 2020 में आपको देखने को मिली। अब क्योंकि ये किताब है, इतनी जल्दी तो ये रिवाइज नहीं होगी ना, इतनी जल्दी तो रिवाइज नहीं होगी। तो ये जो अपडेटेड चीजें हैं वो 2023 के लिए जो है आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है पिछले एक साल के मैगजीन को आप कवर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ये मैगजीन जो होती हैं ये अपडेट हो सकती हैं, बट इतनी बड़ी किताब जो है ये अपडेट नहीं होगी। तो जिसके चलते जो है दिक्कत हो जाती है कि तो आपको जो है ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 4-5 साल जो मैक्रो मैक्रो चीजें हैं आपको उसके ऊपर भी जो है फोकस करना है। समझ में आ गया आपको कि कंटेम्परेरी अफेयर का मतलब क्या है। फिर हम बात करेंगे मेंस रिलेटेड। बहुत लोगों का ये एटीट्यूड रहता है कि सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस इज ऑल अबाउट एनालिसिस, और एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आपके पास डेटा होगा, जब आपके पास फैक्ट्स होंगे, जब आपके पास रिपोर्ट्स होगा, जब आपके पास इंडेक्सेस होंगे, जब आपके पास रैंकिंग्स होगी, तब आप बताओगे कि ये चीजें अच्छी है या चीजें बुरी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिना, अब ये जो इन डेटा का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हो। आप या तो कोई चीज उसके फॉर्म में जाके बात कर सकते हो, या फिर कोई चीज के अगेंस्ट में जाके जो है आप बात कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि आप एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आपको डेटा पता होगा और आपका फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे, आप आपको चीजों को लेके जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। ये समझ में आ गया? तो बोलने का मतलब क्या है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है कि जहां पर आप एलिमिनेट भी कर सको, प्रीलिम्स में आप एलिमिनेट भी करना है और मेंस में जो है आपको एनालिसिस भी करना है। इसीलिए जितने भी टॉपर्स हैं आप हमेशा उनसे सुनोगे कि प्रीलिम्स की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रेटेड तैयारी। यहां तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी नहीं पता, आप जो है इस लूप में फंसते चले जाओगे। तो स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि चैप्टर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मेंस के लिए आपके पास आंसर राइटिंग से पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि अगर आप आंसर जो लिखोगे उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप क्या आपसे स्ट्रैटेजी पूछी है, क्या आपसे कोई नेगेटिव मोशन के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या आपसे कोई पॉजिटिव मोशन के बारे में पूछा गया है। तो आपको स्ट्रक्चरिंग करते हुए जो है क्वेश्चन के टोन को भी जो है आपको सेट करना आना चाहिए। एक बार आप अगर स्ट्रक्चरिंग अच्छे से कर लोगे तो आंसर राइटिंग लिखना जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब टोन की मैंने बात करी, टोन का अगेन मतलब वही होता है कि क्या आप किसी के आप यस में आंसर दोगे या फिर नो के आंसर दोगे, ठीक है ना। या तो यस होगा या तो नो होगा। दूसरा, तीसरा कंपोनेंट जो निकल के आता है कि आपको यस भी नहीं बोलना, आपको नो भी नहीं बोलना, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो आपको बनानी है। जैसे कि आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी में देखोगे, ठीक है ना, कि जो हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो किसी को भी जो है किसी के पक्ष में जाके नहीं बात करती। उनका हमेशा जो है एक ऑटोनॉमी जो है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो है आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट जो मीटिंग हुई थी आपकी
2+2 जो आपकी मीटिंग हुई थी उसमें आपने यही देखा कि यूएस के जो मेंबर्स हैं वो आपको आए। सिमिलरली इंडिया जो है रशिया के साथ भी एंगेज्ड है, साथ के साथ जो है वो वेस्ट के साथ भी जो है अपने आप को एंगेज करके रखा हुआ है। तो मेंस में भी जो है आपके पास डेटा अगर होगा, अगर आपके पास डेटा होगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान हो जाएगा चीजों का एनालिसिस करना। अदरवाइज अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो ये जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, ये आपकी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी बन जाएगी। अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। आपको सोसाइटल प्रेशर जो है वो झेलना पड़ता है, आपका बहुत सारा टाइम जाता है, आप जो है आपको नौकरी नहीं मिलती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने 2-3 साल जो अगर आपने दे दिया इस तैयारी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू जो है या उसका भी जो शिकार जो है आप बन जाते हैं। सो चाहिए क्या, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की तैयारी के लिए? सबसे पहले आपको चाहिए मेंटोर। आपको मेंटोर चाहिए जो कि आपको प्लान बना के देंगे, जो कि आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है आगे मूव करना है। मेंटोर वो जो कि एग्जाम के डिमांड को समझते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसीलिए आप देखिए ये कि ये जो आपका इट्स अ फुल फ्लेजेड प्लान, कि जिसमें हम लोग बात करेंगे, मेंस रिलेटेड चीजें भी बात करेंगे और आपकी प्रीलिम्स रिलेटेड चीजें भी बात करेंगे, ठीक है ना? ये हमारा प्रोग्राम है IDMP। तो इसमें हम एमसीक्यूज के बारे में भी बात करते हैं, इसमें आंसर राइटिंग के बारे में भी जो है बात करते हैं। अब इसमें है क्या, इसको समझेंगे। किसी एमसीक्यू से तो आपको एलिमिनेशन, जैसे कि मैंने बात करा, आप अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते चले जाओगे तो आपका एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन हो गया, गेस हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये जो स्किल सेट है वो आपका बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ के साथ अगर आप मेंस क्वेश्चन भी लिखोगे, मेंस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो जब आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कंटेंट नहीं है। तो इस प्रोग्राम में हमने इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करी गई है कि जो भी आप पढ़ोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा, जो भी मैगजीन आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो आपकी डेवलप होती चली जाएगी। इसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज के बारे में बात करी है, इसमें हम लोगों ने आपका फुल लेंथ टेस्ट के बारे में भी जो हमने बात करा है, साथ के साथ यहाँ पे एसे के बारे में भी बात करा है। जो स्ट्रक्चरिंग है वो ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक टॉपिक के ऊपर हमें किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करनी है कि वो टॉपिक का जो हॉलिस्टिक कवरेज जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे कवरेज है मंथ वाइज, और यहाँ पे 1000+ एमसीक्यूज की हमने बात करी है। अब आपको पता है कि आप कोई भी मैगजीन अगर आप मंथली फॉलो करोगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर बहुत बल्कि हो जाती है, बट अगर आपके पास एमसीक्यूज रहेगा तो रिवीजन करने में जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए 33 एमसीक्यू वीकली टेस्ट की हमने बात करी है, तो आपका वीकली भी कवरेज होता चला जाएगा, ठीक है ना? फिर सीसैट की भी हमने बात करी है कि भाई सीसैट भी इंपॉर्टेंट है। आपका जनरल स्टडीज तो बहुत अच्छा हो गया है, पर आपका सीसैट अगर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं पहुंच सकते। फिर यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजी वीडियोस रिलेटेड टू सीसैट हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, एनसीईआरटी। एनसीईआरटीज अगर आपने नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटीज आर द फाउंडेशन। जब तक आपको फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक उसके ऊपर जो है फ्लोर्स नहीं बनाए जाते। तो एनसीईआरटी का भी कवरेज जो है आपको मिलेगा। फिर आपको जूम सेशंस भी प्रोवाइडेड होंगे कि आपका क्या चल रहा है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और साथ के साथ जो है आपको जीएस की बुक्स भी जो है अवेल करवाई जाएगी, सो दैट आपका स्टैटिक का भी ध्यान रखा जाए, आपका करंट अफेयर का भी जो है ध्यान रखा जाए। ये क्लियर है? उसके बाद मैं बात करूंगा हमारे इवैल्यूएशन की। अगर आप देखोगे कि ये हमारा इवैल्यूएशन है, किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है, जिस तरीके से यूपीएससी इवैल्यूएशन करती है, तो इस तरीके से जो है हम लोग भी इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फीडबैक मिलेगा कि आपका ओवरऑल ओवरऑल कैसा रहा है राइटिंग। साथ के साथ एक एक क्वेश्चन में आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन में भी आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या लिख सकते थे तो वो और अच्छा हो सकता था, ठीक है ना? जो रेलिवेंट पॉइंट्स के बारे में जो है बताया जाएगा, किस तरीके से कहाँ पे डेटा, कहाँ पे वैल्यूज, कहाँ पे इश्यूज को लिखना चाहिए, कहाँ पे चैलेंजेस, कहाँ पे डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर जो है आपको बताई जाएगी। मेंस के साथ ये है मेंस के साथ ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से लिखना है तो आपके लिए जो है चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर आपकी जो राइटिंग स्किल सेट है अगर वो आपकी बिल्ड हो गई तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको लिख सकते हो। बट अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आपके पास अगर स्किल सेट नहीं होगी, तो आप जो है नहीं लिख सकते। एक चीज और
स्किल सेट के लिए जो है नॉलेज की रिक्वायरमेंट, अगर आप स्किल के ऊपर फोकस करोगे सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज आपका एड ऑन होता हुआ चलता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका प्लान है ये आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। ये आपको हेल्प करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका डेस्टिनेशन है लबासना, और ये आपको क्लियर करना है प्रीलिम्स, आपको क्लियर करना है मेंस। तो ये जो प्रोग्राम है ये इस तरीके से बनाया गया है कि जो प्रीलिम्स की डिमांड को भी एड्रेस करे, जो मेंस की डिमांड को भी एड्रेस करे, और आपको जो है आपके डेस्टिनेशन तक जो है ये पहुंचाए। सो आपका कॉल है, व्हाट डू यू वांट। थैंक यू सो मच।